वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों का बीए पार्ट 3 की क्लास में स्वागत है। हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत यूनिट ए है, उसमें हमारे जो सिलेबस में है प्लेटो, अरस्तु और थॉमस एक्विनास 3 विचारक हैं। हमने अब तक प्लेटो का अध्ययन किया है। जो प्रथम सेक्शन है उसमें यूनानी राजनीतिक जो दर्शन है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और यूनानी राजनीतिक दर्शन में मुख्य रूप से प्लेटो और अरस्तु के विचार हमारे सामने आते हैं। इसमें सबसे पहले हम जब प्लेटो की हम बात कर रहे थे, प्लेटो को प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा गया है। अब दूसरा विचारक जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जिसे कि अरस्तु कहा गया है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा गया है, क्योंकि जैसा कि मैक्सी कहता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरिस्टोटल इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो जहाँ पर हम राजनीतिक वैज्ञानिक की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया, यथार्थवाद के आधार पर किया और उसी के आधार पर उसने अपने जो विचार हैं वे प्रस्तुत किए हैं। इसलिए जैसे यूनानी राजनीतिक चिंतकों की जो श्रेणी जब हमारे सामने आती है कि सबसे पहले सुकरात का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की यूनान की जो समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा है उसका तीसरा राजनीतिक सोपान के रूप में हमें अरस्तु दिखाई देता है। तो इसलिए जो हम मानकर चलते हैं कि इस यूनानी राजनीतिक दर्शन की गहराई में ये बहुत विलक्षण स्थिति या कम देखने में आता है कि गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा शिष्य भी अपने गुरु से श्रेष्ठ उसने जो दर्शन प्रस्तुत किया है या अपने राजनीतिक विज्ञान को अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसलिए यूनानी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया है, क्योंकि अरस्तु का गुरु जैसे प्लेटो को हम राजनीति विज्ञान का जनक या राजनीति विज्ञान का पिता नहीं मान सकते, क्योंकि प्लेटो का जो दर्शन है वह आदर्शवाद पर आधारित है, कल्पनावाद पर आधारित है। अरस्तु को इसलिए मानते हैं क्योंकि अरस्तु का जो लेखन है, जो चिंतन है वह वैज्ञानिक आधार पर, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यथार्थवाद पर है। इसलिए राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन अरस्तु के द्वारा किया गया है या अरस्तु से प्रारंभ होता है। इसलिए अरस्तु हमारे राजनीतिक दर्शन के इतिहास के साथ साथ अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक भी है। इसके साथ साथ अरस्तु को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना गया है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। तो अनेक जो चीज़ें हैं अरस्तु के साथ जुड़ी हुई हैं। हम अरस्तु का जो राजनीति से संबंधित है या राजनीति दर्शन से संबंधित है या उसे क्यों राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है कि सुप्रीम साइंस किसको माना है इसने, राजनीति विज्ञान को अरस्तु के द्वारा। इसलिए अरस्तु हमारे सामने एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जिनका प्रभाव आने वाले समय में लगभग समस्त राजनीतिक चिंतन पर हमें दिखाई देता है। अब कि सबसे पहले जैसा कि हम प्रत्येक राजनीतिक विचारक के साथ है कि उसका जीवन परिचय क्या है, कि जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि अरस्तु यूनानी राजनीतिक दर्शन का है। तो इसका यूनान के जो नगर राज्य है मैसिडोनिया में इसका जन्म हुआ और वहाँ जन्म होने के पश्चात जैसे इसके पिता थे, अरस्तु के पिता जो अपने सिकंदर के जो पितामह उनके वहाँ राज चिकित्सक थे। तो अरस्तु
के जो पिता हैं उन्हें चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान था या उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। तो हम ये कि प्रभाव वाली जब बात करते हैं कि अरस्तु के ऊपर बचपन से ही प्रभाव रहा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का, और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? चिकित्सा से संबंधित। तो इसलिए इसका विज्ञान की तरफ झुकाव होना स्वाभाविक था कि इसने प्रारंभ से ही देखा था कि किस प्रकार से कौन सी औषधि में कौन सा जो तत्व मिलाने से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कि इसने प्रारंभ से क्या देख लिया था कि किसी ना किसी जिस घटना है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कि कोई ना कोई औषधि का हम निर्माण करेंगे तो उसके पीछे कौन से तत्व आएंगे या ये तत्व मिलाने से उस औषधि का निर्माण होगा। इसलिए अरस्तु का पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो जन्म 384 वर्ष ईसा पूर्व मैसिडोनिया में हुआ, जो कि छोटा सा नगर राज्य था यूनान का ही, और पारिवारिक पृष्ठभूमि चिकित्सा से संबंधित रही, झुकाव इसका वैज्ञानिक रहा, और इसके पश्चात यह अपने उच्च अध्ययन के लिए प्लेटो की एकेडमी में आ गया। क्योंकि प्लेटो की एकेडमी की समस्त यूनान ही नहीं, समस्त विश्व में उसकी शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता था। समस्त विश्व में उसकी शिक्षा उल्लेखनीय थी। तो अरस्तु शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्लेटो की अकादमी में उसने प्रवेश ले लिया, और वहाँ पर लगभग 20 वर्ष तक इसने प्लेटो के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण की। और जो विभिन्न विचारक हैं, चाहे मैक्सी हो, डनिंग हो, बार्कर हो, सेबाइन हो, ये सब लोगों का मानना है कि प्लेटो ने इतने समय तक अपना जो शिष्य है अरस्तु, दोनों ने ही राजनीति दर्शन को, राजनीति विज्ञान को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। इसलिए इसके अंदर क्या है कि हम मानकर चलते हैं कि उस समय के यूनान के नगर राज्य कैसे थे? छोटे छोटे नगर राज्य थे। लेकिन वे छोटे छोटे नगर राज्यों की जब व्यवस्था हम देखते हैं, जब प्लेटो के ग्रंथ पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या पाते हैं कि इसका जो नगर राज्य है वह ऐसी व्यवस्था है जो कि बहुत बड़े समृद्ध राज्य की, कि तत्कालीन समय में यूनान की क्या थे? छोटे छोटे नगर राज्य थे। और उन छोटे छोटे नगर राज्यों की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर इन्होंने कैसा दर्शन दिया? समग्र राष्ट्र से संबंधित, कि एक बहुत बड़े विशाल भूभाग पर जिसको लागू किया जा सके। इसलिए जो इन दोनों गुरु शिष्य की परंपरा जो थी, जुगलबंदी जो थी प्लेटो और अरस्तु की, यह प्लेटो की एकेडमी के लिए, यूनान के लिए, समस्त विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आती है। और इसके पश्चात प्लेटो इसका जो अरस्तु है, अरस्तु का एक बहुत ही संपन्न परिवार में विवाह हुआ, और इसकी जो पारिवारिक वैवाहिक जो संबंध या भूमिका जो थी वह काफ़ी सुखप्रद रही। और सुखप्रद रहने के कारण, खुशहाल वैवाहिक जीवन रहने के कारण इसके जो दर्शन है उस पर भी काफ़ी प्रभाव रहा है। इसलिए हम कि अरस्तु के जीवन परिचय में प्लेटो की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, प्लेटो की एकेडमी है, इसका खुशहाल दाम्पत्य जीवन है, इसके साथ साथ कि उसी समय एथेंस में इसे निमंत्रण आ गया था मैसिडोनिया से, कि मैसिडोनिया में जो राजा फिलिप था उसने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा के लिए इसे मैसिडोनिया बुलाया, और ये बिल्कुल स्वयं ही एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए वहाँ मैसिडोनिया चला गया, और वहाँ जाकर इसने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की। और सिकंदर ने भी एक अच्छे शिष्य की भांति सभी प्रकार की सुख सुविधाएं के लिए, किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक कमी नहीं हो अरस्तु के ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करने के लिए, तो उसने सभी प्रकार की सुविधाएं अरस्तु के लिए उपलब्ध करवाई। और ऐसा माना जाता है कि लगभग इसने 800 जो यूनानी मुद्राएं थी वो इसे प्रदान की, जो कि एक बहुत बड़ी राशि थी, जिससे कि यह अरस्तु जो है वह अपने निजी जो पुस्तकालय है उसका निर्माण कर सके। और उसके आधार पर ही इसने जो अरस्तु है उसने अपने विश्व के लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अलग अलग वहाँ गया, और उनको इसने फिर उसके बाद अपना जो ग्रंथ है उसकी रचना की। अरस्तु का जो बाद का समय है या
जीवन काल का अंतिम समय है वह काफ़ी निराशापूर्ण वाला रहा, क्योंकि उस समय जब इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई सिकंदर की, तब सिकंदर का जो विरोधी दल था उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। एथेंस के लोग इसके खिलाफ़ हो गए और खिलाफ़ होने इसके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। और जब इसने देखा कि जो निर्णय करने वाले लोग हैं वे लोग इसके जो सुकरात के लिए निर्णय किया था विष देने का, उससे भी काफ़ी कड़ा निर्णय कर सकते हैं, तो ये कहते हुए अरस्तु ने कि वह एथेंस के लोगों को दर्शन के प्रति दूसरा अपराध करने नहीं देगा और स्वयं ही एथेंस छोड़कर चला गया। और 322 ईसा पूर्व में इसने बहुत ही रुग्ण अवस्था में, ऐसा कहते हैं कि विष पीने के कारण इसकी अरस्तु की मृत्यु हो गई। लेकिन 384 से 322 ईसा पूर्व तक के इसके जीवन परिचय में इसने राजनीति विज्ञान के साथ साथ अन्य विज्ञानों को बहुत प्रभावित किया। और इसका जो लक्ष्य रहा, ये जो बल रहा कि इसने जो राजनीति विज्ञान आदर्शवाद की तरफ जा रहा था उसे यथार्थवाद की तरफ अरस्तु ने मोड़ा। और इसीलिए इसे क्या कहा गया कि यह राजनीति विज्ञान का जनक है। इसलिए और राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान इसने कहा। इसलिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा जो है कि जीवन परिचय से संबंधित अरस्तु को क्यों राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया, क्यों अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से भी महान कहलाया, उसके बारे में हम अध्ययन किया है। आने वाले जो वीडियोज़ हैं इसमें अरस्तु के ऊपर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे रहेंगे और उनका हमें किस प्रकार अध्ययन करना है उसके बारे में बताएंगे। तब तक आप अपने रिवाइज करें। ओके, थैंक्स।